आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये किस तरह की ऑर्गेनेलीज हैं? प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी इन ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन्स की दो लेयर्स पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और वो सेल के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो प्लास्टिड्स किन किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स और एल्गी में। अगर हम प्लास्टिड्स के मेन फंक्शंस की बात करें तो प्लास्टिड्स का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? वो है फूड की मैन्युफैक्चरिंग करना और फूड को स्टोर करना। तो फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, यानी फूड की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हम प्लास्टिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट शामिल है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट शामिल है। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों टाइप्स की जो प्लास्टिड्स होती हैं इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स की वो टाइप है जो कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में कहाँ पे पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स में। तो मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं या मीजोफिल ऑफ प्लांट सेल्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हमें एक प्लांट का लीफ नजर आ रहा है, यानी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट नजर आ रहा है। लीफ ज्यादातर क्या होते हैं? लीफ ग्रीन होते हैं और प्लांट्स का ग्रीन कलर जो होता है ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? लीफ में। तो अगर हम लीफ के एक छोटे से पोर्शन को, एक छोटे से पार्ट को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आएंगे लीफ के। अपर एपिडर्मिस होगी, लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके अलावा ये अगर ये वाला एरिया हम देखें तो इस एरिया को क्या कहते हैं? मीजोफिल। तो अगर हम ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, तो अगर हम मीजोफिल सेल एक सेल लें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये इस तरह का ग्रीन कलर का एक सेल नजर आएगा। तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमें यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे ओवल शेप्ड नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट हैं। तो अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, तो अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को देखें तो हमें क्लोरोप्लास्ट इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से हमें प्लांट्स का जो कलर है वो किस तरह का नजर आता है? ग्रीन कलर का नजर आता है। और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ही प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो किस वाले पार्ट में होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के पार्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। तो क्रोमोप्लास्ट्स प्लेस फॉर द पिगमेंट्स है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट क्या चीज होती है? जो किसी चीज को रंग देती है। तो प्लेस फॉर पिगमेंट्स हैं। तो इन पिगमेंट्स को कौन सिंथेसाइज करता है? प्लांट्स सिंथेसाइज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। यानी प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करने वाले जो ऑर्गेनेली होती है वो कौन सी है? वो है क्रोमोप्लास्ट। तो इसका मतलब है कि क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के कौन कौन से रीजन्स में मौजूद होंगी? ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये कलर्ड पार्ट्स में, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में क्रोमोप्लास्ट मौजूद होंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्योंकि मुख्तलिफ रंगों के फूल लगते हैं तो उनमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं और फ्रूट्स वगैरह में। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट्स क्या हैं? ल्यूकोप्लास्ट्स भी प्लास्टिड्स की एक टाइप हैं जो कि नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी जो कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि
प्लास्टिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इनमें जो ल्यूकोप्लास्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हैं, कलरलेस ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये कलरलेस है, इसका मतलब है कि इनमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, इसलिए ये प्लांट्स के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में, जैसे कि रूट्स वगैरह में। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो किस चीज को स्टोर करता है, स्टार्च को, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स, लिपिड्स में फैट्स वगैरह के, ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, और इसी तरह प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की वो टाइप है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से जो प्लांट्स का कलर हमें ग्रीन नजर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह का ओवल सा स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में इस एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो हर मीजोफिल सेल में तकरीबन 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लास्टिड है। और प्लास्टिड क्या है, ऑर्गेनेलीज। तो एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर मौजूद होती है, और एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन से अंदर मौजूद होती है। और इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, यानी ये बोरियों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह के सैक्स होते हैं जो ऊपर नीचे मौजूद होते हैं, यानी जो एक क्या बनाते हैं, स्टैक्स बनाते हैं, ढेरी सी बनाते हैं। तो थाइलाकॉइड्स के जब स्टैक्स इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए एक और लफ्ज या एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर जो एक सैक है ये थाइलाकॉइड का है, तो जब ज्यादा सारे थाइलाकॉइड्स ऊपर नीचे होके एक ढेर सा बना देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेना। और काफी ज्यादा जब ग्रेना होते हैं यानी जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेनम। तो अगर हम थाइलाकॉइड की बात करें तो थाइलाकॉइड का अगर एक सैक लें हम, तो एक सैक जो होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और यानी कि ये ग्रीन कलर की होती है। तो यही वो जो ग्रीन कलर होता है, अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो इस जगह पे यानी इस मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कौन सी जगह है, क्लोरोफिल है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड पार्ट जिसके अंदर ये थाइलाकॉइड्स मौजूद होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड पार्ट को स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है, डेंस फ्लूइड है यानी थिक फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। तो ये तो कुछ डिफरेंट पार्ट्स थे जो कि हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर नजर आते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्लास्टिड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम्स के बारे में। तो अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स की, तो ये क्या हैं, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सेल नजर आ रहा है, और अगर हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाले पार्ट को और राइबोसोम्स को देखें तो ये हमें इस तरह के नजर आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, एक ऑर्गेनेली है, और राइबोसोम क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे दाने की तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सतह के साथ जुड़े हुए भी होते हैं। इसके अलावा फ्रीली भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों
पार्ट्स को, यानी सेल्स के जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो ये क्या होता है, ये सेल के अंदर नेटवर्क सा फैला होता है, जाल की तरह का स्ट्रक्चर फैला होता है। और ये नेटवर्क किस चीज का होता है, ट्यूब्यूल्स का, यानी छोटी छोटी नालियां होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ साथ, यानी जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसके बाद जो ट्यूब्यूल स्टार्ट होती हैं वो किस चीज की होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्योंकि ऑर्गेनेली है, इसलिए ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे यहाँ पे हमें एक यूकैरियोटिक सेल नजर आ रहा है। तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सेल के अंदर अपीयर कैसे होते हैं, नजर कैसे आते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमें सेल में दो तरह के नजर आते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हम एक और डायग्राम लेते हैं सेल की, जिसमें हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दोनों टाइप्स नजर आएंगी। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो नजर आ रही हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर हम इन दोनों को गौर से देखें तो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सतह के ऊपर हमें छोटे छोटे दाने से नजर आ रहे हैं। ये दाने या ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस चीज के हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राइबोसोम्स। ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है, उनके साथ अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं। और जो दूसरी टाइप है उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप के बिल्कुल साथ साथ जो छोटी छोटी नालियां स्टार्ट हो रही हैं वो किसकी हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के हैं। यानी इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन असल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती राइबोसोम्स के ऊपर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं वाया, यानी वाया कहते हैं जरिए को, थ्रू अटैच्ड राइबोसोम्स। तो असल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम्स के ऊपर होती है, लेकिन क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं वो किसकी सतह पे अटैच होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सतह पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स के जरिए। इसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करती हैं, जो बाकी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद देती हैं, यानी उनकी प्रिपरेशन में भी मदद देती हैं। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये मदद देते हैं कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के बनने में।
तो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के बनने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मदद देते हैं। इसके अलावा इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करवाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कौन सा अमल होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या सेल से रिमूव करवाए जाते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करवाता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, यानी छोटे छोटे हमें इस तरह ज़रात से नजर आते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स या ज़रात हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच भी होते हैं या ये क्या होते हैं, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और ये माइन्यूट पार्टिकल्स किस चीज से मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं आरएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन से, यानी आरएनए और खास किस्म की प्रोटीन से। आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विरासत से लिंक्ड होते हैं, यानी ये जीन्स की कोडिंग वगैरह में या जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें मदद देते हैं। तो राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनेलीज नहीं कहा जाता। इनको ऑर्गेनेलीज क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, यानी ये जस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्री भी होते हैं और अटैच्ड भी होते हैं, सेल में मौजूद होते हैं। और अगर हम राइबोसोम के फंक्शन की बात करें, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो ज़्यादा पार्ट होता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या एनिमल्स की, तो हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो मसल्स के टिश्यूज होते हैं, उनमें ज़्यादातर क्या चीज़ होती है? प्रोटीन्स। इसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है। तो ये था राइबोसोम का फंक्शन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स के बारे में। तो अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स की, तो ये क्या हैं? ये सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल में मौजूद जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ना सिर्फ सेल के लिए बल्कि बॉडी के लिए। तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इन छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। तो गोल्जी अपरेटस को जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, तो इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस पड़ गया। तो गोल्जी अपरेटस के अलावा इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, या सिर्फ इसे गोल्जी भी कहा जाता है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें किस तरह के नजर आते हैं, तो ये इस तरह के सैक्स से होते हैं और ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर ये सैक्स मौजूद होते हैं और ये क्या बनाते हैं? स्टैक, यानी एक ढेरी सी बनाते हैं। और ये सैक्स मेम्ब्रेनियस होती हैं, यानी इनके इर्द गिर्द, हर सैक के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इन मेम्ब्रेनियस सैक्स के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं सिस्टर्नी। और अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें तो जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फौरन बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। यानी ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस के नज़दीक नज़दीक वाक़या होती हैं। और ये होती किस में है? मतलब मौजूद किस में होती हैं? जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें मौजूद होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और न्यूक्लियस के करीब करीब लोकेटेड होती हैं। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें
तो हमें गोल्जी अपरेटस इस तरह के सैक्स से नजर आते हैं। यानी ये क्या है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स हैं, छोटी छोटी थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर हैं। और इस पूरे को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। यानी इन मेम्ब्रेनियस सैक्स को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और इनके अंदर जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, उसको कहते हैं ल्यूमन। अब अगर हम बात करें कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन गोल्जी अपरेटस का क्या होता है, पैकेजिंग करना। और ये ज्यादातर पैकेज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं किस चीज को, प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स के अलावा ये लिपिड्स को भी पैकेज करते हैं। यानी जब प्रोटीन्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स गोल्जी अपरेटस में एंटर होते हैं तो ये उनको मॉडिफाई करके उनको फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और मॉडिफाई करके तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले उनको क्या करते हैं, उनको पैकेज कर देते हैं सिक्रेटरी वेजिकल्स की शक्ल में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आ रहे हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहाँ से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह आ रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की फॉर्म में कहाँ पे एंटर होंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज जो हैं उनको फर्दर मॉडिफाई करके, यानी उनको चेंज करके, उनको पैकेज करके ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की शक्ल में बाहर की तरफ निकाल देगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल्स। वेजिकल्स क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, यानी छोटी छोटी थैलियां सी होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ये बबल से हैं, बबल लग रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है। और इस मटेरियल ने कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना होता है, जहाँ पे जो बाकी के दूसरे सेल्स वगैरह हैं या टिश्यूज हैं जहाँ पे इनकी जरूरत होती है। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये क्या है, गोल्जी नेटवर्क है, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक जाल सा बिछा हुआ है। ये सारे जो सिस्टर्नी है ये एक नेटवर्क सा बनाती हैं। तो यहाँ से जो वेजिकल्स निकलेंगे, यानी जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो पैक होंगे मेम्ब्रेन के अंदर वेजिकल्स की शक्ल में, इस तरह बबल्स, जो फ्लूइड फिल्ड बबल्स का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो एंटर होंगे कहाँ पे, गोल्जी नेटवर्क के अंदर। और उसके अंदर उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, यानी उसके अंदर तब्दीलियां आएंगी और वो क्या बनाएगी, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, यानी प्रोटीन्स और लिपिड्स और बाकी के जो मटेरियल्स हैं वो किस शक्ल में बाहर की तरफ निकलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की शक्ल में। अब ये यहाँ से क्या करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक जो जगह होंगी वहां पे जाके ये क्या करेंगे, उनके साथ फ्यूज कर जाएंगे, यानी वहां पे जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाएंगे। और जो मटेरियल होगा, जो इन वेजिकल्स के अंदर मटेरियल मौजूद होगा, वो सेल मेम्ब्रेन के रास्ते बाहर की तरफ निकल जाएगा जहां पे इसकी जरूरत होगी, यानी बाकी के सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो गोल्जी अपरेटस है उसका फंक्शन क्या है, पैकेज करना और ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स और लिपिड्स की। अब हम बात करते हैं एक और ऑर्गेनेली की जिसका नाम है लाइसोसोम्स। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड सिंपल सी ऑर्गेनेलीज हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक लाइसोसोम नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये भी वेजिकल की फॉर्म में ये ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और अगर हम फंक्शन की बात करें कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, यानी ये सेल के लिए किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो लाइसोसोम का फंक्शन होता है डाइजेस्ट करना। किस चीज को डाइजेस्ट करना, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, और सेल के जो पुराने पार्ट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डाइजेशन करना। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रो को मतलब होता है बड़ा, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन का काम करना,
ओल्ड सेल पार्ट्स, तो सेल पार्ट्स जो ज़रूरत नहीं होते यानी जो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या जो बहुत पुराने हो जाते हैं उनकी डाइजेशन का काम करना। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनकी डाइजेशन करना लाइसोसोम का फंक्शन है। अब ये डाइजेशन कैसे करते हैं? लाइसोसोम डाइजेशन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, यानी लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होती हैं? खास किस्म की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एंजाइम्स की मदद से जो डाइजेशन का अमल होगा वो कंप्लीट होगा, यानी लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेशन होगी वो कंप्लीट होगी। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो वायरसेस और बैक्टीरिया जो सेल को या बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसकी डाइजेशन का काम लाइसोसोम्स करते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनेली सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि हम गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स में देखते हैं। तो आज हमने पढ़ा गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स के बारे में।